बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है टोपी। बच्चों, आप मेरे साथ यह टोपी कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं गवरा और गवरैया के बारे में। किस तरह से गवरैया ने जो सोचा वह पूरा कर दिखाया। तो बच्चों, आज हम पाठ के इस भाग में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखिए आपका पहला प्रश्न कहाँ से है। बच्चों, पहला प्रश्न कहानी से है, यानी कहानी आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपको कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है। तो अपना पहला प्रश्न है, गवरैया और गबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। बच्चों, आप लोगों ने यह कहानी पढ़ी है तो आपको अच्छे तरह से याद आ रहा होगा कि गवरा और गवरैया के बीच में एक बहस चल रही थी। उसी समय गवरैया की मन में कोई इच्छा आई और उस इच्छा को पूरी करने का उसे अवसर कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, गवरैया और गबरा के बीच आदमी के द्वारा सुंदर कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई थी, क्योंकि गबरा कह रहा था कि आदमी कपड़ा पहनने से बदसूरत लगने लगता है। गवरैया की इच्छा आदमी की तरह टोपी पहनने की थी। उसने अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर उस समय मिला जब उसे कूड़े के ढेर पर चुगते चुगते एक रुई का फाया मिल गया, यानी रुई का एक टुकड़ा उसे मिल गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गवरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र कीजिए और उन्हें संवाद के रूप में लिखिए। यानी आपको यहाँ क्या करना है, आपने कहानी अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आप अपनी किताब में से उन वाक्यों को ढूंढेंगे जिसमें कि गवरा और गवरैया के बीच में बहस हो रही है। दोनों अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहे होते हैं। उन वाक्यों को आपको एक संवाद की तरह लिखना है। संवाद क्या होता है? संवाद आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। एक दिन दिन भर दाना चुगने के बाद गवरा और गबरा जब अपने घोंसले में लौटे तो वे दोनों इस तरह की बातें करने लगे जो कि संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। यानी वो जो प्रसंग है वह अपना यह है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो गवरैया कह रही है, आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना फवता है। फिर गबरा कहता है, खाक फवता है, कपड़ा पहनने से तो आदमी और भी बदसूरत लगता है। फिर गवरैया कहती है, लगता है आज लट जीरा चुगाए हो। गवरा, तुझे पता नहीं है कपड़ा पहनने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। फिर देखिए गवरैया क्या कह रही है, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। फिर गबरा क्या कहता है, तू समझती नहीं है, कपड़ा पहन लेने से तो उसकी मौसम को सहन करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, साथ ही कपड़े पहनने से उसकी हैसियत भी झलकती है। देखिए फिर गवरैया कह रहा है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। गवरा क्या कह रहा है, टोपी तो पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है टोपी पहनने के लिए कितनों का टाट पलटना पड़ता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इस फिक्र में कितने लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। देखिए आगे, गवरैया अपनी ही धुन में, गबरा देख मुझे रुई का फाया मिल गया है, अब मेरी टोपी बन जाएगी। गबरा, तू तो बावरी हो गई है, रुई से टोपी बनाने का सफ़र तो बहुत लंबा है। फिर गबरा क्या कहता है, अरे तू रहने दे, अब तो मैं टोपी बनाकर और पहनकर ही दम लूँगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से गवरा और गवरैया की जो बातचीत है उसको यहाँ पर हमने संवाद के रूप में लिखा है। आप लोगों को भी यही करना है। आप लोग भी एक बार खुद से मेहनत करेंगे, आप लोग अपनी किताब में से वापस से इस तरह का संवाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर।
टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनाने के लिए एक एक कार्य लिखिए। यानी आपने देखा कि जब गवरैया को रुई मिल जाती है तो वह टोपी बनवाने के लिए कितने व्यक्तियों के पास जाती है, क्या क्या काम करवाती है। आपको इस प्रश्न के उत्तर में यह सब लिखना है। देखिए, गवरैया रुई का फाया लेकर सबसे पहले धुनिया के पास गई। धुनिया के पास क्यों गई थी? रुई धुनवाने के लिए गई थी। इसके बाद वह कोरी के पास गई। कोरी के पास जाकर उसने उस रुई से सूत कटवाया था। फिर उसके बाद वह बुनकर के पास जाती है। फिर बुनकर उसका बहुत ही सुंदर कपड़ा बनाता है। कपड़ा बुन जाने के बाद वह दर्जी से टोपी सिलवाने के लिए जाती है और दर्जी ने गवरैया को सुंदर फूंदने वाली टोपी तैयार करके दे दी होती है। इस सभी कार्यों का गवरैया ने सबको उचित पारिश्रमिक भी दिया था। यानी वह टोपी बनवाने के लिए 4 लोगों के पास गई थी। सबसे पहले वह धुनिया के पास गई थी, फिर वह कोरी के पास गई थी, फिर बुनकर के पास गई थी और अंत में टोपी बनवाने के लिए वह दर्जी के पास गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए? बच्चों, आप लोगों को यह बताना है कि गवरैया ने तो सिर्फ टोपी बनाने के लिए कहा था दर्जी से, यह तो नहीं कहा था कि आप मेरी टोपी पर 5 फूंदने लगा देना। फिर दर्जी ने उसकी टोपी पर 5 फूंदने क्यों लगाए होंगे? तो बच्चों, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने इसलिए लगाए होंगे कि क्योंकि गवरैया के कहे अनुसार दर्जी ने उस कपड़े में से 2 टोपियां बना दी थी। एक टोपी अपने पास पारिश्रमिक के रूप में रख ली थी, क्योंकि अच्छा पारिश्रमिक पाने से, अच्छी मजदूरी पाने से वह बहुत खुश हुआ था। इसलिए उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसकी टोपी में 5 फूंदने लगा दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहानी से आगे से लिया गया है। गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या बताना है? आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को लेकर कितने उत्साहित हैं। तो इस कथन को आपको तर्क सहित उत्तर देना है। देखिए, गवरैया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह था। इसी उत्साह से प्रेरित होकर वह दर्जी के पास धनिया, कोरी, बुनकर, दर्जी सबके पास जाती है और टोपी बनवा कर लाती है और टोपी पहनकर बहुत खुश होती है। जबकि गवरे को यह विश्वास न था कि वह टोपी बनवा ही लेगी। इसलिए कहा गया है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम भी गवरैया की तरह यदि अपने कार्य को उत्साह के साथ पूरा करना चाहें तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि चाह के साथ उत्साह ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों, अगर गवरैया में उत्साह नहीं होता तो वो किसी के पास भी नहीं जाती और वह अपनी टोपी नहीं बनवा पाती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है। यानी इस प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी कल्पना के आधार पे देने हैं। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई थी? वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से तो उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। यानी कि आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जो गवरैया है उसकी बहस गवरे से हुई थी। गवरे ने उसे टोपी बनाने के लिए मना किया था कि वह नहीं बनवा पाएगी, फिर भी वह टोपी बनवा लेती है। तो टोपी बनवाने के बाद वह राजा के पास टोपी दिखाने क्यों जाती है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और आपके प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। गवरैया की राजा से कोई बहस नहीं हुई थी, उसके बाद भी वह टोपी पहनकर राजा को चुनौती देने के लिए पहुंची। इसका कारण यह रहा होगा
कि वह राजा को यह बताना चाहती होगी कि राजा तुम तो राज्य के अन्नदाता हो, यानी कि सबसे बड़े व्यक्ति हो, सारी प्रजा तुम्हारे हुक्म का पालन करती है, तुम प्रजा से जो भी कार्य करवाते हो उस कार्य की तुम्हें उसे उचित मजदूरी देनी चाहिए, बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवाना चाहिए। मैंने अपनी टोपी बनवाने के लिए दुनिया, कोरी, बुनकर, दर्जी सभी को उचित पारिश्रमिक दिया, तभी उन सब ने मिलकर उत्साह से कार्य किया और मेरी टोपी बनकर तैयार हो गई। बिना पारिश्रमिक के कार्य उत्साहपूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। फिर भी राजाज्ञा से कार्य पूरा किया जाता है, तो उसे बोझ समझकर ही पूरा किया जाता है। हाँ बच्चों, जो वो गवरैया थी वह राजा के पास यह बताने ही गई थी कि राजा जी आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी आप पारिश्रमिक क्यों नहीं देते हैं? अगर आप पारिश्रमिक देकर सब लोगों से काम करवाएंगे तो लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक आपका कार्य करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? यानी आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि राजा अगर अपना कार्य पूरा पारिश्रमिक देकर करवाता कारीगरों से, तब कारीगरों का व्यवहार कैसा रहता। तो बच्चों, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने कार्य का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तो गवरैया के कार्य को खुशी खुशी कर देते और उससे किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेते, क्योंकि गवरैया का कार्य तो बहुत छोटा सा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बना रहा था और चौथा राजा साध्वी रानी के 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जो वो चारों कारीगर थे वे बहुत अधिक बिजी थे। इतने व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने राजा, जो कि अन्नदाता है, जो कि इनको दंड भी दे सकता है काम रोकने के लिए, उसका काम रोककर उस चिड़िया की टोपी बनाई। ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम इसलिए किया था कि उन्हें कार्य करने के लिए पूरा पारिश्रमिक दिया जा रहा था। यानी जो गवरैया थी वो उन्हें पूरी मजदूरी दे रही थी, जबकि राजा अपने सारे काम सभी से मुफ्त में करा रहा था, कोई पैसे नहीं दे रहा था। जहां हमें खरी मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हम वहीं काम करेंगे। तो इसलिए कारीगरों ने राजा का काम रोककर सबसे पहले गवरैया का काम किया। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 18 का अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।